चलिए शुरू करते हैं एरे के बारे में। सो एरे बेसिकली हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट वगैरह में भी पढ़ चुके हैं। एरे क्या होता है बेसिकली, सिंगल वेरिएबल के अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यू को होल्ड करता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे होते हैं। तो ज़रा इसके इंट्रोडक्शन पे एक नज़र डालिए। एन एरे स्टोर्स मल्टीपल वैल्यू इन वन सिंगल वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लाइक स्टूडेंट या कार फॉर एग्जांपल, और उसके अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नेम को स्टोर करा सकते हैं। सो जो सबसे फेमस जो हमारा एरे टाइप होता है वो क्या होता है, हमारा इंडेक्स एरे, जो कि अभी हम लोग समझेंगे। व्हाट इज एन एरे? एन एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल दैट कैन होल्ड मैनी वैल्यू अंडर अ सिंगल नेम एंड यू कैन एक्सेस द वैल्यूज बाय रेफरिंग टू एन इंडेक्स नंबर और नेम। ठीक है, PHP array types. In PHP there are three types of array: indexed, associative and multi-dimensional array. Indexed array with a numeric index, associative array with a name key and multi-dimensional array containing one or more array inside one array. तो मल्टी डायमेंशनल जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ होते हैं हमारे ई कॉमर्स वगैरह वेबसाइट के अंदर, कि लाइक मेरे पास प्रोडक्ट है टी शर्ट्स, तो टी शर्ट्स जितने भी हैं वो सब क्या हो गया, एक एरे हो गया, है ना। अब उसके अंदर ब्रांड होंगे, तो ब्रांड अपने आप में एक एरे हो गया। ठीक है, अब ये टी शर्ट के अंदर ब्रांड चल रहा है। अब उसके अंदर साइजेस एक होंगे कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल। कलर्स एक वेरिएंट हो गया, प्राइस एक वेरिएंट हो गया उसके अंदर सभी का। तो ये सब क्या है, हमारे मल्टी डायमेंशनल एरे के बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो समझेंगे किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। सो वर्किंग विद एरे, क्या क्या चीज़ हम लोग एरे के साथ कर सकते हैं। एरे को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, बने हुए एग्जिस्टिंग एरे में एक नई वैल्यू को ऐड भी करा सकते हैं। एक तो होता है कि पहले से वैल्यू डल के आ रहे हैं, एक होता है कि मुझे रन टाइम पर एक नया एरे उस वैल्यू उसमें अपडेट करना है। ये काम भी हम लोग एरे में कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग एरे के किसी आइटम को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, और एरे की शॉर्टिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, जिस भी ऑर्डर में हमें लगाना है। एरे आइटम्स कैन बी एनी डेटा टाइप। ठीक है, मतलब इसमें किसी भी तरह का डेटा टाइप हम लोग स्टोर कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन आर स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स, इंटीजर और फ्लॉट, बट एरे आइटम्स कैन ऑल्सो बी ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस और इवन एरे। ठीक है, यानी कि हम लोग एक एरे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा टाइप स्टोर करा सकते हैं। बट जब बात आती है शॉर्टिंग परफॉर्म करने की, तो मेक श्योर कि एरे में अगर आपने नंबर रखा है तो सारे नंबर ही हो, अगर हमने एरे के अंदर टेक्स्ट रखा है तो सारे स्ट्रिंग ही हो, क्योंकि एरे पॉपुलर है सिमिलर डेटा टाइप के लिए। ठीक है, सिमिलर डेटा टाइप से मतलब ये है कि अगर मैंने उसके अंदर लिखा है स्टूडेंट नेम नाम से एक एरे, तो स्टूडेंट नेम ही होने चाहिए। ये नहीं कि उसमें उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एज, वो सब आप डिफाइन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो क्या हो गया, फिर इंटीजर डेटा टाइप हो गया। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ शॉर्टिंग अगर हम लोग बात करें तो हमारा मिक्सिंग नहीं होना चाहिए एरे का। अगर आप शॉर्टिंग परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आप जैसे मर्जी चला लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो यू कैन हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स इन द सेम एरे। एग्जांपल हमने इसका कोड के अंदर बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग आएंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि एरे बनता कैसे PHP के अंदर, तो जैसे डॉलर कार इक्वल टू एरे, और हमने यहाँ पर मल्टीपल अपने वैल्यू को स्टोर करा दिया इसके अंदर। अब यही जावास्क्रिप्ट होता, तो जावास्क्रिप्ट में कैसे बनता है, हम यहाँ पर लिखते हैं स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोज। और इसमें क्या रखते हैं हम लोग, अपना एक वेरिएबल लाइक हमने यहाँ पर डिफाइन किया डे इक्वल टू, तो JS में एरे जो होता है वो ऐसे बनता है, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे। समझ आ रहा है? तो डिफरेंस समझ में आया, लिखने का तरीका क्या बदला। यहाँ मुझे एरे बताना नहीं पड़ रहा। ठीक है, आप यहाँ डे पर जब जाओगे तो इसके अंदर सारी स्ट्रिंग वैल्यू हमने होल्ड कराई हुई हैं। यहाँ पर अगर हम लोग आ रहे हैं तो अगेन इसके अंदर भी सारी स्ट्रिंग वैल्यू कार के अंदर, और ये क्या है, एरे। ठीक है, इसके अंदर मिक्स डेटा टाइप हमारा अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको एरे बताना नहीं होता, यहाँ पर आपको PHP में एरे बताना पड़ेगा। ये एक मेजर डिफरेंस आता है रीड और राइट के केस में। लेकिन अंदर का जो डेटा हम लोग जो लोड कर रहे हैं वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो यानी कि मेन ब्रैकेट की जगह पर पैरेंथेसिस यानी कि बनाना ब्रैकेट, और आपको यहाँ पर एरे लिखना होता है। डिफरेंस क्लियर? आगे चलेंगे यहाँ पर कि जैसे यू कैन हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स इन द सेम एरे। एरे आइटम्स ऑफ 4 डिफरेंट डेटा टाइप्स, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक फंक्शन बनाया विच इज़ माई फंक्शन, और एको किया दिस टेक्स्ट कम्स फ्रॉम अ फंक्शन। हमने एक एरे बनाया माई एरे, एरे के अंदर हमने रखा है एक टेक्स्ट वैल्यू यानी कि स्ट्रिंग, एक हमने रखा है नंबर,
एक हमने एरे में एक और एरे डिफाइन कर दिया इस तरह से, और हमने यहाँ पर फंक्शन को एरे में कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माई एरे की थर्ड पोजीशन का डेटा प्रिंट हो जाए, तो थर्ड कैसे हमने रिक्वेस्ट किया, 0 1 2 3, तो मुझे इसका जो आउटकम मिलना चाहिए ये फंक्शन प्रिंट हो जाना चाहिए। ट्राई करके देखो यहाँ पर, दिस टेक्स्ट कम्स फ्रॉम अ फंक्शन, ये देखो इसकी वजह से प्रिंट हुआ। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, कमेंट किया, तो ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ से चला जाएगा, चला गया ना, अब नहीं आ रहा। तो ये बेसिकली आपका डिफरेंस आ जाता है इसमें। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जैसे कि एरे फंक्शंस, इसकी हम लोग बात करेंगे। द रियल स्ट्रेंथ ऑफ PHP एरे आर द इन बिल्ट एरे फंक्शंस लाइक द काउंट फंक्शन फॉर काउंटिंग एरे आइटम। सो एग्जाम्पल, हाउ मैनी आइटम्स इन द कार एरे, तो जब मैंने उसी एरे को दोबारा से एको करके काउंट कार्स किया तो मुझे इसकी लेंथ कितना रिटर्न हो रहा है, 4। तो जब भी हम लोग ध्यान रखना है लेंथ JS में निकालें या PHP में निकालते हैं तो हमें टोटल 1 2 3 4 ऐसे पता चलता है, लेकिन जब हम लोग इस डेटा को प्रिंट करते हैं तो 0 1 2 3 चलता है, क्योंकि ये जो एरे होता है इसको बोलते हैं इंडेक्स एरे। इंडेक्स में आपका नंबर से आपका एरे का वैल्यू फैच होता है और नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है एरे के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे इंडेक्स एरे के ऊपर डिटेल्ड में कि इंडेक्स एरे क्या है और किस तरह से काम करेगा। In index array, each item has an index number. By default, the first item has index 0 and the second item has index 1 and etc. many more, जो भी आपने डिफाइन किए होंगे उसके हिसाब से नंबर चेंज होते रहेंगे। तो हमने अगेन उसी कार वाले वेरिएबल को यहाँ पर क्या किया, कॉल कराया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एरे की हमें वेरिएबल डंप में जब हम लोग फंक्शन में चेक कर रहे हैं कार्स को, तो मुझे एरे का टाइप पता चल गया कि एरे क्या है, ठीक है। 0 पोजीशन पर हुंडई रखा है जिसकी स्ट्रिंग लेंथ 7 है, 1 पर हमारा क्या है स्ट्रिंग लेंथ 6 मारुति। इस तरह से हमारा एरे प्रिंट हो रहा है। X is index array, to X is an index item you can refer the index number against the variable name। तो जैसे कि मुझे इसको चेक करना है हुंडई को, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, एको कार्स और आगे ब्रैकेट में 0, तो यानी कि मुझे ये पोजीशन मिल जाएगी। अब PHP में और JS में जब हम लोग डेटा फैच कर रहे होते हैं एरे से तो क्या डिफरेंस आता है इसको समझो। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया कि भाई JS में इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, तो मैं इस एग्जांपल को यहाँ कॉल कर लेता हूँ इसके बाद में, राइट। तो क्या डिफरेंस है, जब मैं इसको यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैंने यहाँ पर जाके लिखा ओनली डे, तो क्या होना चाहिए, मुझे डे के अंदर जितनी वैल्यू स्टोर है सारे मिलने चाहिए, ठीक है। ट्राई करेंगे, क्या दिखाई दे रहा है, संडे मंडे ट्यूसडे। बट इन PHP अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ वेरिएबल कार्स तो आपको एरर रिटर्न होगा, ना कि उसकी वैल्यू, समझ गए। तो ये डिफरेंस आता है JS में और PHP में। तो JS में आप अगर कार अगर ये वेरिएबल डायरेक्ट लिखते हो तो जितने भी इसके अंदर वैल्यू होंगे सारे रिटर्न होंगे, और अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू लगा देता हूँ कि मैं मेरे को मंडे को प्रिंट कराना है, तो मंडे की वैल्यू क्या हुई, 0 1, तो मुझे यहाँ पर क्या रिटर्न आएगा, मंडे ओनली, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग चेक कर रहे हैं ऊपर वाले केस में कि मुझे को मारुति प्रिंट करना है, मैंने लिखा कार्स 1, तो मुझे क्या रिटर्न आएगा, मारुति, है ना। तो PHP के केस में आप ध्यान रखना कि आपको इंडेक्स नंबर देना मैंडेटरी है। JS के केस में अगर आपने पर्टिकुलर की को फैच करना है उस केस में हमें डालना होता है, अदरवाइज आपको पूरा एरे वन गो में फैच हो जाता है। तो ये डिफरेंस आता है। तो PHP में ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि PHP देखो तो एक बैकएंड लैंग्वेज है, ठीक है। तो बैकएंड से जब हम लोग को डेटा लेके आते हैं तो हम लोग उसको एक करेक्ट मैनर में लेके आते हैं। ये नहीं कि मेरे पास 1000 समथिंग का डेटा रखा हो और आपने रिक्वेस्ट किया 1000 का डेटा फ्रंट एंड पर आ गया। अब वो क्या करेगा, हो सकता है कि अगर आप उसके थ्रू कोई कार्ड प्रोड्यूस करो तो अननेसेसरी मेरा फ्रंट एंड हैवी हो जाएगा ना। तो डेटा को प्रॉपर शॉर्ट करके लाना चाहिए। तो यहाँ पर डेटा को लाने का तरीके क्या रहते हैं, जैसे अभी हम लोग समझेंगे उसको। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चेंजिंग वैल्यू। टू चेंज द वैल्यू ऑफ एन एरे आइटम यूज द इंडेक्स नंबर। कैसे अपडेट करते हैं, आप यहाँ देखेंगे मेरे पास एक कार के नाम से वेरिएबल डिफाइन है जिसमें एरे में हुंडई मारुति महिंद्रा किया अवेलेबल है। हमने लिखा कार 0 जो है वो हुंडई की जगह क्या हो जाए, सुजुकी हो जाए। हमने किया एको कार्स, तो मेरा कार्स में जो मैंने सुजुकी अपडेट किया वो मुझे सुजुकी यहाँ रिसीव हो जाएगा। फिर हमने चेक किया वेरिएबल डंप कार कि क्या हुंडई सुजुकी हुआ या रन टाइम पर से सुजुकी हुआ है। तो जब हम लोग यहाँ पर इसको चेक करते हैं तो आप देखोगे जो सुजुकी हम लोगों ने अपडेट किया था वो सुजुकी एरे के अंदर भी अपडेट हो गया आपका,
ठीक है। तो यानी कि अगर मैंने लिखा डॉलर कार 0 की वैल्यू ये हो जाए, तो जब आप इस एरे को फैच करेंगे वेरिएबल डम के अगेंस्ट, तो आपको पता चलेगा हुंडई अब इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो अब सुजुकी बन चुका है इसके अंदर। लूप थ्रू एन इंडेक्स एरे, लूपिंग आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना लूप के पीएचपी में कुछ नहीं होता। ठीक है, आप कुछ भी बनाओगे लूप चाहिए चाहिए। तो टू लूप थ्रू एंड प्रिंट ऑल द वैल्यू ऑफ एन इंडेक्स एरे यू कुड यूज अ फॉर ईच लूप लाइक दिस। हम यहाँ लिखेंगे फॉर ईच एरे नेम इज कार्स एज $x एको $x br। इतने छोटी सी लाइन के अंदर हमारा पूरा एरे लूप हुआ और आपको डेटा 1 बाय 1 अलग अलग लाइन में डिस्प्ले हो जाएगा। बात करते हैं इंडेक्स नंबर। ठीक है, द की ऑफ एन इंडेक्स एरे इज अ नंबर बाय डिफॉल्ट। द फर्स्ट आइटम इज 0 एंड द सेकेंड आइटम इज 1, बट देयर आर एक्सेप्शंस। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या है? न्यू आइटम गेट द नेक्स्ट इंडेक्स नंबर मीनिंग 1 हायर देन द हाईएस्ट एग्जिस्टिंग इंडेक्स। यानी कि अगर 0 है तो नेक्स्ट वैल्यू 1 होगी, अगर 1 है तो नेक्स्ट वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 है तो 3 हो जाएगी। इस तरह से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है वैल्यू। सो इफ वी हैव एन एरे लाइक दिस, तो हम यहाँ पर इसको समझेंगे। एरे देखो ऐसे भी बनाया जा सकता है। हमने लिखा कार 0 की वैल्यू कार 1, कार 1 की वैल्यू कार 2, कार 2 की कार 3, 3 की एंड 4। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। हमने यहाँ पर लिखा वेरिएबल डम कार्स, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमें स्ट्रिंग 4 4 4 4 1 0 पर क्या पोजीशन पर क्या है कार 1, 1 पोजीशन में क्या है कार 2, 2 पोजीशन में क्या है कार 3, 3 पोजीशन में क्या है कार 4। ठीक है, एंड इफ यू यूज द एरे अंडरस्कोर पुश फंक्शन टू ऐड अ न्यू आइटम, द न्यू आइटम विल गेट द इंडेक्स 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जैसे जाते हैं इसके अंदर, हमने लिखा वेरिएबल डम कार्स, एको किया, br लगा, हमने लिखा यहाँ पर एरे पुश कार्स मारुति। ठीक है, वेरिएबल डम कार्स को जब हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर कार की एक वैल्यू जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। क्या दिखाई दे रहा है? वैल्यू अपडेट हुआ जब हमने पुश किया, तो हमने क्या करा, इस वाले एरे को हमने एक बार वेरिएबल डंप किया, हमें पहले वाली वैल्यू रिटर्न आई इसके अंदर। फिर हमने एरे पुश फंक्शन लगाया इसके अंदर, एरे पुश के अंदर हमने लिखा कार्स एरे, और उसके अंदर नई वैल्यू क्या होनी चाहिए? मारुति। तो जहाँ पर मेरी पहले इंडेक्स वैल्यू 3 थी, इस वाले में क्या हो गया, अब नई मेरी इंडेक्स वैल्यू 4। इस तरह से तो मैंने ना आइटम में चेंज कर दिया था, इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे इंडेक्स 4, क्योंकि हमारा ये 4 पर आ रहा है। 0 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। बट इफ यू हैव एन एरे विद रैंडम इंडेक्स नंबर लाइक दिस, जैसे कि 5 7 13 15, ठीक है, तो आप चेक करेंगे यहाँ पर क्या रिजल्ट आ रहा है। तो स्ट्रिंग 4 कार 2, ठीक है, ये हमारा 13, ठीक है, इस पे कार 3 15 कार 4। तो हमने ये डिफाइन किया, देखो 5 7 13 15, इस तरह से हमें इसका डेटा यहाँ पर रिसीव हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले पार्ट के अंदर, एंड इफ यू यूज द एरे पुश फंक्शंस टू ऐड अ न्यू आइटम, व्हाट विल बी द इंडेक्स नंबर ऑफ द न्यू आइटम। तो यहाँ पर आप देखें इसके अंदर जो हमने रैंडम नंबर यहाँ डिफाइन किया 5 7 13 15, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक नया एरे इसमें पुश किया। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर आएगा 15 के बाद में, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा इसमें 16। चेक करके देखो, यहाँ पर कहीं पर हमारा आ रहा होगा इसका आउटपुट, ये 15 तक था, और इसको हाइड करेंगे, क्या बना हमारा यहाँ पर 16 में क्या लिखा था यहाँ पर एडिड कार। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको इसलिए लग रहा हो क्योंकि मैंने यहाँ पर ना वेरिएबल डंप को प्रिंट कराया पहले, फिर मैंने नई वैल्यू को अपडेट कराया। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो आपका कन्फ्यूजन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा इसमें, फिर आपको सीधे अपडेटेड वैल्यू रिसीव होगी इसके अंदर। अब सही हो गया, तो सीधे इसमें हमें क्या मिल रहा है, नेक्स्ट अपडेटेड नंबर 16, इस तरह से। तो वेरिएबल डंप हमने किस लिए यूज करा, ताकि हम लोग चेक करें कि पहले हमारी वैल्यू क्या है और पुश करने के बाद में नई वैल्यू हमारी क्या अपडेट हुई है। ठीक है, ये काम है बेसिकली इसका। तो ये था हमारा इंडेक्स। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे के केस में क्या होता है कि हम लोग जो पहले डेटा डाल रहे थे इंडेक्स नंबर के बेसिस पर, कि हमने सीधे डेटा स्टोर करा दिया, इसमें की के अगेंस्ट डेटा जाता है।
कैसे जाएगा? एसोसिएटिव एरे आर एरे दैट यूज नेम्स की दैट यू असाइन टू देम। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने यहाँ पर बनाया ब्रांड, ब्रांड क्या है फोर्ड, मॉडल क्या है मस्टैंग, ईयर क्या है 1964। तो ये हुई हमारी वैल्यू और ये हुई हमारी की, ठीक है। तो वेरिएबल डंप जब हम लोग यहाँ पर इसको करेंगे, फंक्शन को चलाएंगे, तो हमें एरे 3 लेंथ रिटर्न हो रही है यहाँ पर, ब्रांड स्ट्रिंग 4 है, यानी कि लेंथ जो है फोर्ड की वो 4 है, मॉडल यहाँ पर मस्टैंग नेम है, उसकी लेंथ कितनी है 7, ईयर क्या है इंटीजर डेटा टाइप। एक्सिस इंडेक्स एरे, तो जैसे हम लोग सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है, एक्सिस एसोसिएटिव एरे आएगा क्योंकि हमने उसी को कॉपी करके लिखा था। टू एक्सेस एन एरे आइटम यू कैन रेफर टू द की नेम। तो जैसे हम लोग वहाँ पर लिखते थे ना इंडेक्स में 0 या 1, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एको कार और क्या डेटा इसमें से लेना चाह रहे हैं आप। जैसे हमने क्या लिखा ब्रांड, तो ब्रांड में हमें क्या रिटर्न आया फोर्ड। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि मॉडल, तो आपको मॉडल रिटर्न आएगा विच इज़ मस्टैंग। इसके अंदर चेंजिंग वैल्यू, तो यहाँ पर जैसे वहाँ पर नंबर के अगेंस्ट हम लोग चेंज कर रहे थे, यहाँ पर आप की के अगेंस्ट चेंज करोगे। टू चेंज द वैल्यू ऑफ एन एरे आइटम यूज़ द की नेम। तो जैसे मैंने यहाँ पर की वैल्यू कौन सा यूज़ किया, ईयर 1964 को मैंने यहाँ पर क्या अपडेट किया 2024। तो जब मैं इसको डंप करूँगा तो मुझे यहाँ पर वैल्यू अपडेट होकर दिखाई दे रहा है 2024। लूप थ्रू एन एसोसिएटिव एरे, to loop through and print all the value of an associative array you can use a for each loop like this। तो हमने यहाँ पर जाके लिखा for each loop, वहाँ पर मैं लिखा था डॉलर कार एज x लिख दिया था हम लोगों ने डायरेक्ट। तो हमारा हमने x को जब प्रिंट किया था br लगा तो हमारे सारा डेटा रिटर्न आ गया। इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं डॉलर कार एज k को यहाँ पे मैंने लिखा, आप k की जगह ABCD कुछ भी चला सकते हो। k मैंने लगाया की के लिए, v मैंने लगाया वैल्यू के लिए, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं उसी तरह से आपने यहाँ पर की और वैल्यू को लिखना है। जब आप इसको करेंगे एको तो आपका की भी प्रिंट होगा और वैल्यू भी प्रिंट होगा, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो ब्रांड क्या है फोर्ड, मॉडल क्या है मस्टैंग, ईयर क्या है 1964। हो सकता है आपको की ज़रूरत ना हो तो की को प्रिंट मत कराइएगा, ओनली वैल्यू को प्रिंट करा लीजिए, तो आपको उससे वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। बट लूप में आपको दोनों चीज़ें लिखनी होंगी। कॉल कराते वक्त आपने दोनों में से क्या लेना है, दोनों लेने हैं, दोनों लिखो, एक लेना है एक लेना है, समझ गए। तो ये होता है हमारा क्या एसोसिएटिव एरे। बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे की। मल्टी डायमेंशनल एरे किस तरह से काम करता है इसको समझेंगे। अब मल्टी डायमेंशनल एरे इज एन एरे कंटेनिंग वन और मोर एरे, यानी कि एक एरे में एक से ज़्यादा एरेज। सो PHP सपोर्ट मल्टी डायमेंशनल एरे दैट आर 2, 3, 4, 5 और मोर लेवल डीप, ठीक है। हाउएवर एरेज मोर देन 3 लेवल डीप आर हार्ड टू मैनेज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है। 2, 3 से ज़्यादा का जब हमारा नेस्टेड हो जाता है तो हैंडलिंग आसान नहीं होती फिर। तो द डायमेंशनल ऑफ एन एरे इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इंडेक्स you need to select an element. For a 2-dimensional array you need 2 indices to select an item. For a 3-dimensional array you need 3 indices to select an item. So PHP 2-dimensional array को समझेंगे एक टेबल के एग्जांपल के थ्रू। A 2-dimensional array is an array of arrays. A 3-dimensional array is an array of arrays, ठीक है। तो array के अंदर array, ठीक है। फर्स्ट टेक अ लुक ऑफ द फॉलोइंग टेबल। लाइक हमारे पास एक टेबल है नेम, स्टॉक, सोल्ड। नेम है हमारे पास वॉल्वो, स्टॉक है 22, सोल्ड हो चुकी है 18। इस तरह से हमने एक टेबल के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया। अब ये डेटा हम लोग एरे में किस तरह से स्टोर करेंगे इसको समझेंगे। तो जब आप एरे में इस डेटा को स्टोर करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, कार एरे, एरे के अंदर फर्स्ट एरे, देन सेकेंड एरे, देन थर्ड एरे, देन फोर्थ एरे। दिस इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। एरे के अंदर एरे, ये क्या हो गया 2 डायमेंशनल। अगर एरे के अंदर फिर से एक और एरे होता दैट इज अ 3 डायमेंशनल एरे, ठीक है। अगर एरे के अंदर एक और एरे हुआ तो वो 4 डायमेंशनल एरे, समझ गए। तो इस तरह से एरे के अंदर एरे होते चले जाते हैं। तो ये होता है हमारा 2 डायमेंशनल मेन एरे, देन सेकेंड एरे। तो आपने डेटा समझा है कि टेबल में जो डेटा मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है वो मल्टी डायमेंशनल में किस तरह से आपने लोड करना है। अब वेरिएबल डंप जब हम लोग इसको रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ देखेंगे
वी कैन स्टोर द डेटा फ्रॉम द टेबल अबव इन टू डायमेंशनल एरे लाइक दिस। एरे की लेंथ कितनी है 4, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर एरे की लेंथ कितनी है 3, उसके अंदर 0 पोजीशन पर जो लेंथ है वोल्वो, उसकी लेंथ कितनी आ रही है 5 वोल्वो। 1 नंबर पर क्या है इंटीजर वैल्यू 22, ठीक है, और उसके अंदर 2 की लेंथ है। थर्ड नंबर पर हमारा क्या है इंटीजर वैल्यू है विच इज़ 18, जिसकी लेंथ कितनी है यहाँ पर, पोजीशन क्या बनेगी, और उसकी लेंथ कितनी है। तो इस तरह से आपके एरे इसके अंदर काम करें। तो देखो यहाँ से एरे 4, इसके अंदर ये हमारा एक एरे हो गया, ठीक है। फिर 0 1 पोजीशन में आपका आएगा, फिर आपका 2 आएगा, इस तरह से आपका 3 तक आपका टोटल डेटा इसके अंदर आपको दिखाई देने वाला है। ये हमारा थर्ड पोजीशन का एरे। तो ज़रा चेक करके देखो 0 1 2 3, ठीक है। 0 पोजीशन पर लेंथ कितनी है 10 कैरेक्टर्स की, लैंड रोवर लिखा हुआ है। 1 पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है इंटीजर 17, ठीक है। सेकंड पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है 14, लेंथ कितनी है 2, इस तरह से। तो ये आपके एरे इस तरह से काम करेंगे। अब एक्सेस कैसे किया जाए। नाउ द 2 डायमेंशनल डॉलर कार एरे, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, कंटेन 4 एरे इट एंड इट हैज़ 2 इंडिसेस रो एंड कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्पेलिंग मिस्टेक किधर हुआ है, यहाँ पर ARRAY। तो चलिए इसका डेटा हम लोग फैच करेंगे। तो हमने सेम एरे को वापस से यहाँ पर प्रिंट किया। इसके बाद हमने क्या लिखा, हमें एरे के अंदर से फर्स्ट एरे फैच करने में लिखा एको कार्स फर्स्ट एरे फर्स्ट की, समझ रहे हो। तुमने क्या लिखा 0 0, यानी कि पहला एरे क्या हो गया 0 हो गया, उसके अंदर फर्स्ट आइटम की पोजीशन क्या होगी इंडेक्स में 0 हो गई, ठीक है। फिर हमने उसका यहाँ से ये डेटा रीड किया तो 0 के अंदर पोजीशन क्या होगी 1, फिर 0 के अंदर पोजीशन यहाँ पर क्या हो गई 2। तो समझ में आ गया सारा नीचे का खेल। इस तरह से डेटा इसके अंदर से हमने रीड करके निकालना होता है। तो जब आप इसको यहाँ रीलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा वोल्वो इन स्टॉक 22 एंड सोल्ड इज 18, BMW इन स्टॉक इज 15 एंड सोल्ड इज 13, Saab in stock is 5 and sold is 2, Land Rover in stock 17 and sold is, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, हमने नंबर गलत डाल दिया है। यहाँ पर क्या आएगा 14 एंड 14, अब सही है। तो इसको हम लोग लूप कैसे करें, वी कैन ऑल्सो पुट अ फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप टू गेट द एलिमेंट्स ऑफ द डॉलर कार एरे, वी स्टिल हैव टू पॉइंट टू द 2 इंडिसेस। तो यानी कि हम लूप के अंदर अब लूप देखेंगे। हमने एक फॉर लूप चलाया, पहले हम लोग टारगेट कर रहे हैं मेन रो को, रो से हमें पता चलेगी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा फॉर लूप में रो इक्वल टू 0, 0 से क्यों चला रहे हैं, क्योंकि एरे की पोजीशन बाय डिफॉल्ट 0 से ही स्टार्ट होती है, हम 1 नहीं लग सकते यहाँ पर। लेस देन 4 रखना है, ठीक है, क्योंकि 0 1 2 3 तो लेस देन 4 पर काम हो जाएगा। नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं ये लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये तब भी हमारा जो होगा 3 काउंट होगा। आप एक एरे और डाल सकते हो, वो भी आपका कंसिडर हो जाएगा इसके अंदर। हमने क्या लिखा रो प्लस प्लस, तो रो जो लिखा है वो पर्पजली लिखा है, पहले हम लोग इन रो की बात करें ना कि डेटा की, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या लिखा एको पी टैग स्ट्रॉन्ग टैग रो नंबर, तो इससे हमें क्या पता चलेगा यहाँ पर रो नंबर क्या है 0 1 2 3। फिर हमने क्या लिखा इसके अंदर यूएल टैग और उसके अंदर हमने चलाया फॉर लूप अगेन, और हमने क्या बना दिया कि रो के अंदर कॉलम। अब हम बात कर रहे हैं इस डेटा की, कॉलम में जाके हमने लिखा कॉलम 0 से स्टार्ट हो, क्योंकि 0 की 0 पोजीशन है, 0 की 1 पोजीशन है, 0 की 2 पोजीशन है। कॉलम इज लेस देन 3, क्योंकि 0 1 2 तो हमें 3 से कम ही रखना है इसको। और हमने क्या लिखा कॉलम प्लस प्लस। जब आप इसको प्रिंट करा रहे हो तो आप लिख रहे हैं डॉलर कार, तो जहाँ लिख रहे थे हम लोग 0 0, तो हम लोग उसकी जगह पे क्या लिख देंगे रो और कॉलम, और डेटा ऑटोमेटिकली आपका यूएल के अंदर फॉर लूप हो जाएगा। और अब आपका डेटा देखो 0 पर वोल्वो 22 18, BMW 15 13, Saab 5 2, लैंड रोवर 17 15। इस तरह से आपका जो डेटा होगा इसके अंदर बढ़िया से मल्टी डायमेंशनल में फॉर लूप होके आपको मिल जाएगा। तो ये होते हैं आपके एरे, ठीक है, जिसमें हमारा मल्टी डायमेंशनल, एसोसिएटिव एंड ये तीनों चीज़ हमारी कंप्लीट है। तो बिना एरे के ध्यान रखना कि बैकएंड की कोई भी लैंग्वेज आप चलाओ, चाहे वो रिएक्ट करो आप आगे जाके, या आप PHP चला रहे हो,
पीछे से जो हम लोग डेटा लेके आते हैं वो बिना लूप के अधूरा है, क्योंकि स्टैटिक के केस में क्या होता है कि आप 10 चीज़ें बनाओगे कॉपी पेस्ट करके, लेकिन बैकएंड जब आपके पास होता है डेटा वहाँ स्टोर होता है, तो आप एक ही कार्ड बनाते हो और लेंथ पीछे से ऑटोमेटिकली मीट होकर चल जाती है। हाँ, इसमें एक सिनेरियो और ये बन जाता है कि जैसे मान लो आज 40 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, कल को 400 हो गए, तो 400 तो मुझे लूप नहीं करने होंगे ना, तो उस केस में लूप के साथ में पेजिनेशन और आ जाता है। ठीक है कि भाई मेरे को पहली बार में 40 ही लेने हैं, क्योंकि अगर 400 एक साथ ले लिए तो यूज़र भी कंफ्यूज और मेरा लोडिंग टाइम भी बढ़ जाएगा। तो वो यूज़र पहले 40 दे के नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट 40 पर रिक्वेस्ट करे उस चीज़ को। जैसे फ्लिपकार्ट के पास देखो तो 14,000 टी शर्टें रहती हैं स्टॉक में, तो 14,000 टी शर्ट एक झटके में अगर स्क्रीन पर आ गई फिर तो लग गई हमारी, फिर स्क्रॉल ही नहीं कर पाएंगे हम लोग, परेशान हो जाएंगे। तो डेटा को फिल्टर कर करके देते हैं यूज़र को हम लोग। तो वो जब आपको बैकएंड कराएंगे तो उसके साथ बता देंगे, उसमें भी फॉर लूप का ही यूज़ होगा। फॉर लूप चला सकते हैं, वाइल चला सकते हैं, लेकिन पीएचपी में वाइल लूप सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और फॉर ईच लूप सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसमें लेजी लोड होता है हाँ कि लास्ट में एक बटन आ जाता है लोड मोड का, हाँ, उसी पेज में आप वो हम लोग लगा सकते हैं। वो लोड मोर भी पेजिनेशन की काम करता है एक तरह से, कि वो क्या करता है, जैसे हम लोग 1 से 2 पर जाते हैं वो नेक्स्ट 40 देता है। लोड मोर भी क्या करता है, यूज़र के लिए लोड मोर है, हमारे लिए तो नेक्स्ट 40 की रिक्वेस्ट है ना, हम तो बैकएंड में वही लॉजिक लगाएंगे। यूज़र को हम लोग 2 की जगह पर लोड मोर लिख के दे देते हैं। तो बहुत सारी वेबसाइट में क्या होता है, ऑटोमेटिकली लोडिंग होती रहती है। ठीक है, ऑटोमेटिक लोडिंग का कल्चर 2016 तक बड़ा फेमस रहा, लेकिन उसको बंद करना पड़ गया, क्योंकि जब विजिटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके पास, जैसे सेल्स का टाइम आ गया, फ्लैश सेल फ्लिपकार्ट ने लगाई। अभी मान लो विजिटर आज नॉर्मल डेज में कम होते हैं, लेकिन सेल के टाइम पर सभी जाते हैं बंदे, चाहे खरीदे ना खरीदे, विजिट तो ज़रूर मारते हैं। तो वो वेबसाइट को बैठा देते हैं सारे लोग जाके, क्योंकि भैया डेटा लोड होते जा रहा है, ना तो उनका सर्वर झेल पा रहा, ना एंड यूज़र चला पा रहा उस चीज़ को, तो वहाँ दिक्कत आती है। तो क्या होता है कि जब लोग 40 प्रोडक्ट के बाद नेक्स्ट 40 की रिक्वेस्ट करते हैं, तो 40 का लोड जो होता है यूज़र के पास से मेरे सर्वर से ख़त्म, अगले 40 का लोड काउंट होगा। तो इससे हम लोग लिमिटेड सेशन में यूज़र को हैंडल करते हैं, ये नहीं कि इन्फिनाइट डेटा वो लिए जा रहा है और हम लोग उसको डेटा देते जा रहे हैं और हमारे सर्वर के ऊपर लोड बढ़ते जा रहा है उस चीज़ का। तो फ्लिपकार्ट इसी वजह से ना रिएक्ट में चलता है टोटल। तो वो लोग क्या करते हैं, जितना डेटा मांगा उतना दो, बाकी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो भले से चाहे मेरी वेबसाइट लैंडिंग पेज पूरा खुला हुआ है जिसमें होम सर्विस अबाउट कॉन्टैक्ट सब आ रहा है, लेकिन उसका लोड कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सब वर्चुअल आ रहा है डेटा आपके पास। जिस मान लो कॉन्टैक्ट को रिक्वेस्ट किया तो कॉन्टैक्ट के पेज का डेटा आपके पास है, बाकी फ्लिपकार्ट से लेना देना नहीं है आपको। तो बहुत स्मार्ट उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ अपना सिस्टम, तभी तो उनकी वेबसाइट जो होती है, जब सेल आती है तो बड़ी बढ़िया काम कर रही होती है। थोड़े बहुत ग्लिच आते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आता, लेकिन फेल नहीं होता। जैसे ड्यू का रिजल्ट आउट हुआ, वेबसाइट खत्म, तो उन्होंने अलग माइंडसेट से बनाया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर एंड यूज़र की नीड है, उसको रिजल्ट देखने जाना है, उन्हें मतलब नहीं किसी को रिजल्ट देखा नहीं दिखाई दिया। अब फ्लिपकार्ट के केस में क्या, वो लोग वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो अगर वहाँ से उनका बिजनेस अगर एक दिन के लिए डाउन हो गया तो 1000 करोड़ का लॉस होता है एक दिन में फ्लिपकार्ट को उस केस में। तो बहुत बड़ा टर्नओवर निकालते हैं वो लोग 3 से 4 दिन की सेल के अंदर, ये सिस्टम है। और ऐसे आपका अमेज़ॉन काम करता है, अमेज़ॉन भी सेम मॉडल पे चलता है। ठीक है, तो ये जो आप सारा का सारा डायनामिक वाला पार्ट आप सीख रहे हो, ये और अब से 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर आप सब प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके ऐड हो जाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि हम लोग माइस्क्यूएल सीखेंगे। तो बैकएंड बेसिकली क्या होता है, फ्रंट एंड आपका ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, एरे वाला पार्ट आपका लास्ट है, इसके अंदर हम लोग फॉर्म वैलिडेशन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्म वैलिडेशन वाला काम खत्म होते ही हम लोग सीखेंगे माइस्क्यूएल और फिर बनाएंगे इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स वगैरह अपना। तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी साइन इन साइन अप कैसे होता है, रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगती हैं। जैसे हम लोग क्या होता है ना कि जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो कि मैं लॉगिन हूँ यहाँ पर, ठीक है, और हम सोचते हैं कि भाई मैंने किसी का जीमेल का यूआरएल कॉपी कर लिया और जब यूज़र बंद कर देगा मैं पेस्ट करके चला लूँगा, तो यहाँ पर देखना है चलेगा नहीं है, मना कर देगा। तो ये रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगती हैं कि कोई किसी के यूआरएल को कॉपी करके ना चला पाए, तो ऑथेंटिकेटेड बंदा ही चला सकता है उस चीज़ को। तो ये सब पीएचपी कर सकती है चीज़, तो हम सब सीख जाएंगे। और इसके लिए कोई ज़्यादा बड़े कोड नहीं होते, हेडर में कोड डालना होता है एक्सेस चेक का और हमारा काम हो जाता है कि यूज़र को बस ये चेक करो कि लॉगिन करके आया, डायरेक्ट आया उस यूआरएल पे। तो इस यूआरएल में ये कंडीशन लगी हुई है, तो यहाँ देख रहे हो क्या चेक किया इसने, accounts.google.com वर्जन 3 साइन इन आइडेंटिफायर कंटिन्यू, ये यहाँ पर इसने चेक किया इसको कि यूज़र ने जो है वो लॉगिन नहीं किया। तो देख रहे हो यूआरएल कितना बड़ा बन गया, एक्सेस चेक है। अगर वो वेरीफाइड होगा तो यहाँ पर एड्रेस बार में आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ रहा है कि यूज़र जो है वो ऑथराइज्ड है हमारा। तो वो अलग अलग तरीके से यूआरएल में रिक्वेस्ट चलाई जाती है कि कोई कुछ लिखता है कोई कुछ लिखता है, लेकिन डेवलपर को सब समझ में आता है, क्योंकि यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क लगा रहा है
विच मीन्स की रिक्वेस्ट हुई है इस यूआरएल की और यूज़र लॉगिन करके यहाँ पर इसको चला रहा है। तो ये क्वेश्चन मार्क क्या होते हैं, ये सारे ऑपरेटर सब आपको पता चल जाएंगे यूआरएल में। तो जैसे आप देखते हो ना, जैसे हम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई गूगल, तो गूगल का यूआरएल एकदम नीट एंड क्लीन है, लेकिन जैसे मैंने लिखा है कि भाई अरीना एनिमेशन मेरी क्वेरी है, तो ये देखो ऊपर क्या लिख देगा, यहाँ पर आप नोटिस करना यूआरएल लिखा है क्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल टू, लिखा रहा है, दिखाई दे रहा है क्वेश्चन मार्क क्यू इक्वल टू। अब ये क्यू क्या है, ये हमारे फॉर्म के फील्ड का नेम है। जो हम लोग लिखते हैं ना वेरिएबल, जो हम लोग जब HTML फॉर्म बनाते हैं वहाँ पर नेम आईडी डिफाइन करते हैं, ये वो चीज़ है। अभी इतनी कमाल की चीज़ मैंने तुम्हें बता दी कि अगर कल को तुम्हें अपना खुद का सर्च इंजन बनाना हो, तुम 2 मिनट में बना लोगे। कैसे? यहाँ जाओगे, न्यू फाइल, आपने लिखा google.php और यहाँ जाके आप लिखेंगे HTML या BS5 और यहाँ जाके हमने डिफाइन कर दिया अपना एक इस तरह से फॉर्म, यहाँ लिख देते हैं VS5 फॉर्म, फॉर्म का इसमें दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं टेक्स्ट। तो ये बन के आ गया हमारे इस तरह से कुछ। इस फाइल को अगर हम लोग यहाँ से जाके बैक कर दें, गूगल नाम रख दें इसका, तो फील्ड आ गया बन के। अब हम चाहते हैं यहाँ से अगर कुछ सर्च हो तो वो काम कर जाए उधर, तो यहाँ पर हम लोग एक नीचे क्या लगा देंगे, बटन VS5 बटन और यहाँ पर हमने जाके लिख दिया इसको सर्च, टाइप हमने क्या लिखा, सबमिट। तो यहाँ पर मैं इसको क्या नेम दे रहा हूँ, क्यू, ठीक है। और इसको हम लोग एक डाल देते हैं फॉर्म टैग के अंदर, फॉर्म एक्शन HTTPS google.com सर्च। और इस फॉर्म टैग को हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में बंद कर देंगे और यहाँ जाके लिखेंगे मेथड, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा गेट चलता है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ दो। तो पहला चीज़ तो ये कि आप इसको यहाँ से ब्लैंक सबमिट करके देखो क्या हम लोग गूगल पर आ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने AHREF लगाया, इसको हटा दो और ये बटन नहीं है, इसको बटन कर दो। आगे हम लोग गूगल के ऊपर, तो ये इतना काम हमारा हो गया। अब हम लोग यहाँ से कुछ लिखते हैं, जैसे हम लिखा अरीना एनिमेशन एंड क्लिक ऑन सर्च, तो यहाँ पर हमारा डेटा इसमें सर्च होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें यूआरएल में एक लिखा रहा है वेब HP, इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे कि वेब HP में क्या डिस्प्ले हो रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पर गड़बड़ हमारी छोटी सी है, पकड़ में आ गई है, ये आएगा नेम इक्वल टू क्या रहेगा, क्वेरी, बस इतना करना है आपने। बैक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, अरीना एनिमेशन प्रीव्यू जैसे हमने सर्च किया, बन गया। इस तरह से अपनी वेबसाइट के अंदर आप अपना खुद का बना के लगा सकते हो, तो सीधे सर्च कर देगा डेटा को, ठीक है। जो भी रिक्वेस्ट आप यहाँ से चलाना चाहें, आपने लिखा ओनली अरीना एनिमेशन, आ गया अपना SouthX, ठीक है। तो आप समझ देख रहे हो, अगर हमने URL पढ़ना सीख लिया तो कितना आसान हो जाती है चीज़ें। ऐसे यूट्यूब का खुद का अपना सर्च इंजन बना के लगा सकते हो। अपने कहीं भी वीडियो सर्च करो, अपना एक बना लो, किसी को यूट्यूब पे जाने सीधे डेटा यूट्यूब पे दिखाई देगा। तो यूट्यूब के अंदर भी ऐसे ही होता है सिस्टम सेम। आप यहाँ जाएंगे यूट्यूब
और यूट्यूब के यूआरएल से आप ये पता लगा लो कि जैसे मैंने सर्च किया एक की फाइटर, तो यूट्यूब देख रहे हैं आप किस पे चलता है, सर्च क्वेरी इक्वल टू के ऊपर। तो आप यहाँ से इसको ले लो, यूआरएल को यहाँ लेके आ जाओ, और हम इसी फॉर्म को कॉपी करेंगे, दिस वन फॉर गूगल, नेक्स्ट वन फॉर यूट्यूब। यहाँ जाइए, आपने यहाँ से यहाँ तक का पार्ट लेना है और यहाँ लाके कॉल कर देना है इसमें। नेक्स्ट फील्ड का जो नेम होगा आपका वो क्या रहेगा, सर्च क्वेरी। ठीक है, बस हमारा काम हो गया। हम यहाँ आएंगे, बैक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। मैंने यहाँ पे सर्च किया लाइक मोनार्च, और मैंने यहाँ पे सर्च किया The world is on fire. इस तरह से कर सकते हैं चीज़। Monarch was there. तो समझ में आती है चीज़ें, इस तरह से आपके लिए चीज़ें आसान होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे देखते हो ना बहुत सारी वेबसाइट सर्च लगे होते हैं, तो कैसे लगे होते हैं, वैसे लगे होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना रखते हैं।